और शुरू करते हैं दैनिक जागरण का जो हम रोज डेली बेसिस पे विश्लेषण करते हैं। तो आज तारीख है 14 फरवरी और शुरू करते हैं आज का दैनिक जागरण का विश्लेषण। तो फ्रंट पेज पे सबसे पहली खबर है कि लचर सरकार पंजाब व देश की सुरक्षा नहीं कर सकती साह। तो ये हालांकि एक क्या बोल सकते हैं इसको कि राजनीतिक सेंटेंस है, बट इसमें हम अगर कुछ सीखने की बात है तो वही है कि जिस देश का राजा लचर होता है ना, मतलब अच्छे राजा से ही उस देश की सुरक्षा और उस देश की उन्नति होना तय है। अगर राजा ही अच्छा नहीं होगा, ताकतवर नहीं होगा, उसकी सोच सुदृढ़ नहीं होगी तो उस देश का और उस वहाँ की इकोनॉमी को कैसे फ़ायदा हो सकता है। चलिए बाकी तो आपको पता ही कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो आज 3 राज्यों में 165 सीट्स पे मतदान होगा। बाकी यहाँ पर एक चीज़ कल आपसे मैंने डिस्कस किया था कि एबीजी जो एक शिपयार्ड कंपनी है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, उसमें उन्होंने काफ़ी घोटाला किया। जो 25 बैंक्स का कंसोर्टियम था, मतलब एक साथ मिलके आई थी, उनके साथ उन्होंने बहुत बड़ा अराउंड 22,800 कुछ करोड़ रुपए का क्या कहते हैं धोखाधड़ी किया है। मतलब वही है कि चपत लग गई है बैंक्स को, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी दिक्कत में डालेगी और बैंकिंग सेक्टर को तो डालेगी। तो उसमें भाजपा ने कहा है कि वो उनके टाइम पे कर्ज दिया गया, ये तो अभी चलता रहेगा क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे दिया गया, बट एक अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि इस तरीके से इकोनॉमी में अगर ऐसे बोलते हैं वारदात होते रहेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगी और हमें सही से अपलिफ्टमेंट उन सेक्टर्स पे नहीं दिखा पाएंगे जहाँ पे हमें दिखाना चाहिए। बाकी एलआईसी ने आईपीओ के लिए सेबी से आवेदन किया। तो यहाँ पे देखिए एलआईसी जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है। आईपीओ का मतलब होता है कि अपना शेयर को लिस्ट करेगी जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उसमें। तो आईपीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब होता है कि जब आप जैसे इस पर एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि कोई भी कंपनी जब अपना शेयर मार्केट में लाती है तो सबसे पहला जो शेयर होता है उसको शेयर नहीं बोलते, उसको आईपीओ बोलते हैं। उस सिस्टम के थ्रू वो क्या करता है कि ये प्रोसेस होता है जिससे कि शेयर्स जो होते हैं वो पब्लिक, मतलब जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन हैं या लोग हैं उनके तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसके साथ जो न्यू मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो इसको मतलब ऐड कर लेते हैं। तो आईपीओ का मतलब समझ ही गए होंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये भी समझाना था कि जब कोई भी आईपीओ रिलीज होगा किसी भी कंपनी का, मतलब पहला शेयर, वो सबसे पहले सेबी में आवेदन करना पड़ेगा। और सेबी के बारे में आप तो जानते हो कि सेबी एक ऐसी संस्था है जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। मतलब जो सिक्योरिटी हमारी होती है ना, सिक्योरिटी इन द सेंस कि ये जो पैसे का, कैपिटल का, ये जो शेयर मार्केटिंग का जो जितना कंट्रोल होता है वो सेबी देखता है। तो ये कंपनी ये अलाउ करती है कि हाँ ठीक है, आप अपने आईपीओ कर सकते हैं। वो पूरी छानबीन होती है, इसके पीछे बहुत सारा मतलब एक मैकेनिज्म चलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद समान नागरिकता संहिता पर केंद्र राज्य दोनों कानून बनाने के लिए अधिकार रखते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अपने जो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 तरीके की लिस्ट होती हैं। एक होती है केंद्र लिस्ट, एक होती है राज्य लिस्ट और एक होती है समवर्ती लिस्ट, मतलब सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो इस लिस्ट में क्या होता है कि टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, जैसे कि शिक्षा का टॉपिक हो गया, तो शिक्षा के लिए कौन कौन से नियम, मतलब कौन कौन से रूल बना सकता है, कौन केंद्र बना सकता है कि राज्य बना सकता है कि क्या। तो इसमें ये चीज़ें रखी गई कि शिक्षा एक समवर्ती सूची में रखा गया है जिसके तहत केंद्र भी उस पर रूल बना सकता है जो कि सारे स्टेट्स को मानना पड़ेगा, एंड राज्य भी उस पर अपने खुद के रूल बना सकता है। इसी तरीके से जो हमारे समान नागरिक संहिता, मतलब जो क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये भी समवर्ती सूची में ही है। तो अगर कोई स्टेट चाहता है कि कुछ रूल बनाना है उसको इस समान नागरिक संहिता में, तो उसको बना सकता है। वो और किसी स्टेट पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, जो सेंट्रल बनाएगा वो सारे स्टेट्स पे इम्प्लीमेंट होंगे, लेकिन जो स्टेट खुद बनाएगा वो उस पर्टिकुलर स्टेट पे ही क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 3 प्रकार की सूचियाँ दी होती हैं उसमें किस किस के सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए कि ये वीमेन एम्पावरमेंट है, तो इस तरीके से मुद्दे, या पॉल्यूशन कंट्रोल है, तो ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो कभी कभी केंद्र सरकार के ही मुद्दे, जैसे सिक्योरिटी का हो गया तो, या पार्लियामेंट्री ऑफिस का हो गया, तो इसमें क्या था कि सिर्फ केंद्र ही रूल बना सकती है। लेकिन कुछ ऐसे भी रूल होते हैं, ऐसे भी मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें राज्य भी बना लेता है उस सूची को समवर्ती। कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक राज्य ही बनाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें स्पेसिफिक केंद्र ही बनाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो जिनमें दोनों बना लेते हैं। और आपको पता ही है कि समान नागरिक संहिता जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मैंने आपसे पहले बताया था कि अनुच्छेद 44, मतलब जो भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद 44 में इसका विवरण दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। बाकी राजधानी दिल्ली के जो न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोरोना बहुत ज़्यादा केसेस सही हो रहे हैं और अभी मतलब धीरे धीरे कोरोना का जो वो है एक माहौल है, डरावनापन है, वो धीरे धीरे खत्म हो ही रहा है। आगे हम बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं। बड़े निर्माण स्थलों पर लगाए होंगे PM 2.5 और
10 के सेंसस। देखिए दिल्ली में आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है, सबसे ज़्यादा मोनूमेंट्स भी हैं वहाँ पे और बड़े बड़े स्थल भी हैं, तो लोग बहुत घूमने के लिए भी आते हैं। मैं इस आर्टिकल को थोड़ा सा बड़ा करके आपको सामने दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि दिल्ली सरकार ने बोला है कि जो हमारे बड़े बड़े क्या कहते हैं मोनूमेंट्स हैं या निर्माण स्थल हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस तरीके के पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर, आपको पता ही होगा कि जो हमारा वायु प्रदूषण होता है उसमें 10 तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं वो निर्भर करते हैं कि वहाँ की वायु कितनी प्रदूषित है। उनमें PM22.5 और PM10 सबसे मेजर फैक्टर कहलाते हैं दिल्ली की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उसमें क्या है कि उन्होंने बोला है कि हम इस तरीके के सेंसस लगाएंगे ऐसे जहाँ पे इस तरीके का निर्माण हो रहा है, जहाँ से हमें इनका जो PM2.5 और PM10 के पार्टिकल्स हैं, मतलब जो पार्टिकुलर मैटर जो होते हैं जो कि वायु प्रदूषण को बहुत ज़्यादा खराब करते हैं, उसके लिए ये उसको कंट्रोल करेंगे और उसको देख रेख करेंगे। और इसका क्या करेंगे, वेब पोर्टल से इसको जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लाइव डैशबोर्ड पे शो करेगा। तो हम वहाँ से ये मतलब ये जो सरकार ये चाहती है कि अगर इस तरीके से कहीं ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है या ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं इस तरीके के पार्टिकुलेट मैटर, तो वहाँ पे हम इस तरीके से निगरानी रख सकते हैं और निगरानी रखने के बाद हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तरीका था वायु प्रदूषण को कम करने के लिए या उससे बचने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा मैटर कि बड़े बड़े स्तरों पर सेंसस लगाए जाएंगे। तो सेंसस लगाने से मतलब क्या है, अगर 2.5 और PM10 के सेंसस लग जाएंगे तो कैसे काम करेंगे वो आपको समझ में आया होगा। कौन सी चीज़ इसमें काम कर रही है, किस लिए काम कर रही है, तो पता ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग इसके लिए काम कर रहा है। बाकी ऑनलाइन मैकेनिज्म होगी जिससे कि पता चल जाएगा कि किस सेक्टर में किस तरीके का ये जो PM ये पर्टिकुलर मैटर का जो पार्टिकल उसका उत्सर्जन हो रहा है। बाकी रेस्तरां में व्हील चेयर पर आई महिला को रोका, बाद में माफ़ी मांगी। तो आपको पता ही है कि एक दिव्यांग महिला थी और वो रेस्तरां में गई थी, बट वहाँ के जो संचालक उन्होंने मना कर दिया होगा। तो फिर बाद में बोला गया कि मतलब दिव्यांग महिला उनके साथ ऐसा नहीं करना है, तो माफ़ी भी मांगी एंड बोला गया कि हमसे गलती हुई। तो वही है कि दिव्यांग थी तो दिव्यांग का भी सब जगह जाने का अधिकार है, हक है। आपको पता ही है कि जो भी डिसेबल पर्सनालिटीज़ हैं हमारे पूरे देश में, उनके लिए काफ़ी कुछ सरकार कर रही है और करना भी चाहिए। बाकी दिल्ली को वॉकेबल सिटी बनाएगा DDA तो आपको पता ही है, दिल्ली डेवलपमेंट जो एसोसिएशन है, वो वॉकेबल मतलब घूमने फिरने वाले कि वॉकिंग करके भी हम जा सकते हैं दिल्ली में। तो इस तरीके का है, काफ़ी कुछ वो नए चीज़ें बनाएंगे। क्योंकि वॉकेबल कब हो जाएगा, वॉकेबल तब हो जाएगा जब हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अलाउ कर देंगे अच्छी क्वालिटी का एंड क्राउडेड ना हो। मेट्रो स्टेशंस का बहुत ज़्यादा ओपन होना, जो कैंपस हैं बड़े बड़े उनका बहुत ज़्यादा ओपन होना, ये सब करेंगे। तो ये दिया गया है, बताया गया है कि सुविधा किस किस लिए होगी। बाकी पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र ने 26,275 करोड़ रुपए दिए हैं। बात कर लेते हैं कि क्या होगा पुलिस के आधुनिकीकरण से। एक्चुअली ये जो चीज़ है वो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं ना, वहाँ पर मतलब ध्यान में रखते हुए बनाया गया। और उन्होंने बोला कि हम इस तरीके से करेंगे कि जो पुलिस फोर्स है हमारी, वो भी काफ़ी एकदम से मॉडर्नाइज्ड हो जाए। तो उसमें करेंगे क्या क्या, जैसे आपको पता ही है कि यूपी में डायल 100 करके चलता है या 100 करके गाड़ी चलती है, जिसमें कि पुलिस लोग रात में घूमते रहते हैं। एक स्पेसिफिक टीम बनी है, उनके पास मोटोरोला और काफ़ी पुलिस स्टेशन को बहुत अच्छी क्वालिटी के वाहन वगैरह दिए जाएंगे। तो यही बोला गया है कि इस तरीके के हम उनको बहुत अच्छे से, मतलब होता नहीं है कि साजो सामान से सुसज्जित कर देंगे। तो आई होप ये काफ़ी फ़ायदा करे। तो ये इतने दिए गए हैं और इसमें एक आर्टिकल भी नीचे आगे आपको देखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया कि क्या क्या आधुनिकीकरण हो सकता है पुलिस का। क्योंकि एक रिपोर्ट के तहत ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं जहाँ फ़ोन ही नहीं है। फ़ोन मतलब हालांकि मोबाइल तो आजकल हर एक जो भी पुलिस पर्सनल्स हैं उनके पास रहता है, बट एक जो डेडिकेटेड लैंडलाइन फ़ोन होता है वो भी नहीं है। तो इस तरीके के हाईटेक बनाने के लिए हमें कम से कम इस तरीके की चीज़ें तो करानी पड़ेंगी, वायरलेस हो जाए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जगह जगह पर हम क्या कहते हैं, जो हमारे CCTV कैमरेज होते हैं उनका पूरा लोकेशन हम पुलिस कंट्रोल बोर्ड के जो नॉर्मल थाने होते हैं वहाँ पे करवा दें। तो इस तरीके का आधुनिकीकरण की बात चल रही है, देखते हैं कहाँ तक ये बात पहुँचती है। बात फिर ये यहाँ पे इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये सब राजनीतिक खबरें हैं जिनसे हमें इतना स्पेसिफिक, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और एग्ज़ाम्स के हिसाब से सोचने वाले लोग हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। कुछ अगर होगा तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी वही, ममता ने पार्टी में एक व्यक्ति एक पद को लेकर उपजे विवाद, कड़ी जनता जताई कड़ी नाराज़गी। कल आपके साथ मैंने शेयर किया था कि अभी वहाँ पे उन्होंने सबको बेदखल कर दिया है और कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनकी आंतरिक पार्टी में ही मनमुटाव चल रहा है। तो ये
इतना हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। बाकी पाकिस्तानी नागरिक की रिहाई के लिए बच्चे पहुँचे सुप्रीम कोर्ट, तो एक नागरिक थे मोहम्मद कमर करके, उनको वो बोले कि वो वीज़ा लेके पाकिस्तान से इंडिया और बहुत टाइम तक यहाँ रुक गए, तो उनको क्या कहते हैं गिरफ्तार करके रख दिया। तो उनके जो 2 बच्चियाँ थीं, वो 2 भाई बहन थे आई थिंक, तो वो गए रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा है। तो एक इशू है। अब ये तो वही है कि हमारा जो नागरिकता कानून है उसके तहत अगर वो आ रहे होंगे तो उनके लिए जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, जो उचित न्याय होगा वो उनको मिलेगा। बाकी उड़ीसा, ये यहाँ पर एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आई होप आपको थोड़ा सा हंसी भी आए। उड़ीसा में पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीणों ने उम्मीदवार की ली परीक्षा, और अभी ये परीक्षा वो नहीं है कि उनको क्वेश्चन पेपर दिए होंगे जैसे हम लोग करते हैं। बस ये चीज़ तो सही है कि जब हम लोगों के लिए कोई गवर्नमेंट हमें पोर्टफोलियो मिलता है या कोई पद मिलता है तो उसके लिए बहुत सारा हमें जांचा परखा जाता है, और क्या कहते हैं हमसे बहुत सारे एग्जाम्स लिए जाते हैं, हमारा इंटरव्यू और बहुत सारे मतलब एक पूरा प्रोसेस है, वो उससे होकर हम गुजरते हैं। तो क्यों ना ये जो चुनाव में होने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके साथ भी ऐसा हो। तो उस तरीके के क्वेश्चन सब क्या ही उम्मीदवार बता पाएंगे, बट लेकिन ठीक है, उनका एक इस तरीके का हुआ है। तो वो चुनाव इस तरीके का नहीं था कि उनसे और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए अकबर ने कब युद्ध लड़ा, या अकबर के जो नौ रत्न थे उनके क्या क्या नाम थे, ऐसे तो क्या ही पूछेंगे, हमसे ही पूछे जाते हैं सिर्फ। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें उन्होंने पूछे हैं कि आप मतलब जो क्वेश्चन लोगों ने पूछे वो पूछे हैं कि आप सरपंच बनने के बाद आपके क्या क्या उद्देश्य रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए उद्देश्य क्या रहेंगे, आप सरपंच बनने के बाद 5 साल में क्या क्या करेंगे, चुनाव से पहले जनसेवा में क्या क्या कार्य बता सकते हैं, आप किस तरह से घूमेंगे फिरेंगे, वोट मांगने के लिए आप आ रहे हो, आपका विजन क्या है 5 साल के लिए। तो ये बहुत अच्छे एक तरीका है कि एक ओपन, जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे चीज़ बता दूँ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का चुनाव होता है ना, वो मुद्दों पे होता है। वो क्या होता है कि उनकी ओपन डिबेट होती है। आपको पता ही है कि वहाँ पे क्या होता है कि 2 पार्टियाँ हैं, 2 पार्टियों के अंदर ही पहले सिलेक्शंस होते हैं। फाइनली जब 2 सिलेक्शन हो जाते हैं कि नहीं नहीं मेरी रिपब्लिक पार्टी से ये और लेबर पार्टी से ये बन के आएंगे, तो वो दोनों बंदे फिर टीवी पे आते हैं। वहाँ पे जनता उनको टॉपिक देती है, बट टॉपिक नहीं, उनका जो मुद्दे होते हैं कि वाइट एंड ब्लैक हो गया, या इकोनॉमी का हो गया, या जो इंटायर वर्ल्ड में आजकल इतना ज़्यादा कायोस मचा हुआ, पीस नहीं है, तो फिर उनसे उनके राय सुनी जाती है, उनकी बातें सुनी जाती हैं, और वो लोग उस पर प्रॉपर्ली डिबेट करते हैं कि हाँ हम अगर आएंगे तो हम ये करेंगे, हम अगर आएंगे तो ये करेंगे। मतलब डायरेक्टली वही बंदा जो उस पद के लिए खड़ा है वही बात करता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है अमेरिका का इस तरीके से। तो यही उड़ीसा में ग्राम पंचायत का किया गया, ऐसा होना भी चाहिए। जितने राजनेता इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं ना, अभी क्या है सबका स्पेसिफिक इंटरव्यू होता है। नहीं, आप एक सीएम पद बनाइए, पीएम क्या ही सीएम पद बनाइए या मेन पद बनाइए, उनको लोगों को सामने जाने दीजिए एंड लोगों को उनसे पूछने दीजिए कि आप अगर आएंगे तो क्या क्या करेंगे। जब लोगों के सामने आके वो बोलेंगे तो उनको लगेगा नहीं यार हमने बोला था, और फिर उनके एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। एक्चुअली आपको कुछ आए ना आए, आपको ये तो पता हो जाएगा कि क्या क्या मतलब इश्यूज़ हैं, जो हम अगर इस पद पे आते हैं, कुछ बन जाते हैं एमएलए या कुछ भी, कोई भी किसी पंचायत के हम प्रधान ही सही, सरपंच ही सही, तो हम उसके बाद आने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी मुहिम है, और ये धीरे धीरे सारे स्टेट्स में और बड़े लेवल पे भी अपनानी चाहिए। चलिए कुछ ज़्यादा ही ज्ञान हो जा रहा है। बाकी अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आएगा और हम इस तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पढ़ने के साथ साथ हमें ये ना लगे कि हमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा अपने क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप पा लीजिएगा। बाकी दिल्ली पंजाब और पूर्वोत्तर के वन क्षेत्रों की थमेगी गिरावट। अभी क्या है कि अभी हाल में ही भारत की जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट थी, मतलब जो क्या कहते हैं इसको फॉरेस्ट रिपोर्ट थी, उसके तहत बताया गया कि भारत का कहीं ना कहीं मतलब जो निचला एरिया है, निचला मतलब साउथ मतलब इंडियन एरिया एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न है, वहाँ पर तो काफ़ी अच्छा वन क्षेत्र बढ़ा है। लेकिन जो हमारा मिड का है, जो पूर्व एरिया है, दिल्ली पंजाब सेक्टर, यूपी का और बिहार का, यहाँ पर मतलब जो वन का इतना ज़्यादा मतलब वनों का जो होना चाहिए उतना ज़्यादा वहाँ पे वनों का क्षेत्र बढ़ा नहीं है। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि कहाँ कितना वन क्षेत्र घटा, ये है। बाकी यही है कि अगर हमें जल परिवर्तन जैसी चुनौतियों से बचना है तो हमें इन सेक्टर्स में भी अच्छे से वनों का उत्पादन करना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी जो 2021 आई हुई थी, उसके तहत क्या था कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र अभी मध्य प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस में है। अगर हम बात करें क्या कहते हैं ईस्टर्न साइड की, तो वहाँ पर
अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा। अगर दूसरे नंबर पे देखें कौन है, तो दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। अगर पूछा जाए आज के समय पे कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस साल सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ बढ़ोतरी हुई, तो वो भी मध्य प्रदेश में हुई है। तो ये 2-3 फैक्ट्स हैं, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे तो उनको लिख लीजिएगा। बाकी अभी पता चल रहा है कि 2022 महासमर चुनाव में, तो ये 1-2 पेज तो इसमें तो पूरा ज्ञान भरा है। लोग अपनी अपनी बातें, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन जो है, परिवारवाद, ये सारे चल रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिएगा, बाकी इतना कुछ है नहीं कि हम इनको मतलब आपके साथ शेयर करें, हमारा टाइम ही बच जाएगा, है ना। बाकी वही है कि हिजाब का प्रकरण आपको पता चल रहा है, कर्नाटक में एकदम से आग लगी हुई है। बाकी फिर भी इसके बावजूद भी स्कूल खुलेंगे और आई होप कि शांति हो। चलिए, आज जैसे आपको पता है कि 14 फरवरी है, कुछ लोग इसे वैलेंटाइन डे के नाम पे जानते हैं। इंडिया के लिए शायद ये काला दिन के नाम से जाना था, क्योंकि आज के ही दिन पुलवामा में एक बहुत ही मतलब क्रूर, जो बोल सकते हैं, क्या ही बोले, मैं तो जितने उसमें सब जवान शहीद हुए थे सबको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और उनके परिवार के साथ मेरी सारी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, मेरी क्या सारे देश की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। तो 40 से ज़्यादा उस 14 फरवरी 2019 को जो हमला हुआ था CRPF काफिले में, उसमें लोगों की जो हमारे जवान थे सुरमा, उनका देहांत हुआ था, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो 14 फरवरी कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक ऐसी मतलब ऐसा दिन है जो शायद हम भूलना चाहेंगे। और भूलना क्या चाहेंगे, जो 40 हमारे जवान योद्धा थे, वो अपनी कहानी बयां करते हैं इसके दिन। तो वो बताया गया था कि जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, फिर 2 सप्ताह में ही हमने बहुत कुछ किया था। हमने मतलब क्या कहते हैं, पुलवामा अटैक के बाद हमने अंदर जाके उनके सर्जिकल स्ट्राइक किया और उनको भी काफ़ी तरीके से परेशान कर दिया था। जैश मोहम्मद के जितने भी ठिकाने थे, हमने वहाँ पे जाके बमबारी की थी। तो ये सारी चीज़ें एक थोड़ा सा मोटिवेटेड और कहीं ना कहीं हमें झकझोर देने वाला भी किस्सा इसमें बताया गया। तो ना कि आज वैलेंटाइन डे के रूप में हम ये मनाएं, हमें ये देखना है कि इस दिन हमारे देश ने 14 वीर जवान खो दिए थे, एक छोटी सी गलती की वजह से। गलती क्या ही बोल सकते हैं, इग्नोरेंस की वजह से, क्योंकि बीच शहर में आके इस तरीके से कोई विस्फोट होगा इस तरीके का, मतलब जो कि दहला देने वाला था। चलिए, ये तो एक नाजुक खबर थी। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं नई अगली खबर में। राम मंदिर का नया 3D वीडियो जारी होगा। अभी आपको पता है कि राम मंदिर बनाने की पूरी प्रक्रिया चालू हो रही है और स्लोली स्लोली उस पर काम भी हो रहा है। तो उसका एक 3D वीडियो आया है जो कि 6 मिनट और 22 सेकंड का है। उसमें दिखाया गया कि वो किस तरीके से पूरा राम मंदिर बनेगा। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो देखिए, यूट्यूब में भी दिया गया है। इसके बाद अब यहाँ पे ये देख लीजिए, ये बहुत अच्छी खबर है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स के आप साथ डिस्कस करूँगा। बिहार के सीतामढ़ी में लगेगी माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि जैसे इसमें लिखा है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, तो सबसे ऊंची प्रतिमा अगर लगेगी है तो इससे पहले कौन सी थी? तो इससे पहले हमको पता है कि हमारे देश का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, वो बनी है और उसकी ऊंचाई 181 मीटर है, याद रखिएगा। वो नर्मदा एक जगह है, वहाँ पर गुजरात में बनी हुई है। तो अभी विश्व की सबसे ऊंची वही है। इसके बाद अभी आपने देखा होगा कि ये अच्छा एक चीज़ और है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति थी उसको, और ये बनी कब थी? 31 अक्टूबर 2018 को। ये समझ में आपको आ गया? ये फैक्ट क्योंकि पूछे जा सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला जाता है जो सबसे बड़ी हमारी अभी इस दुनिया की मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। कहाँ है? नर्मदा, गुजरात में। कब लगाई गई थी? 31 अक्टूबर 2018 को, मतलब कब उसका पूरी तरीके से निर्माण हो चुका था। इसके बाद अभी हाल में ही 5 फरवरी 2022 को, ध्यान देना, 5 फरवरी 2022 को एक श्री रामानुजन करके जो ऋषि थे, उनकी एक मूर्ति लगाई गई है हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, इस मूर्ति को बोला गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। ध्यान देना है, वो क्या थी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मतलब एकता को करने के लिए, एंड स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी होता है समानता का दिखाने के लिए। वो किनकी है? श्री रामानुजन की। कहाँ लगी है? हैदराबाद, तेलंगाना में। कब लगी? 5 फरवरी 2022 को। ध्यान दीजिएगा, इसकी ऊंचाई 150 मीटर्स के अराउंड है। क्या कहते हैं, रामानुजन जो अभी लगी हुई है 5 फरवरी 2022, अभी हाल में ही लगी है, ध्यान दीजिएगा। एंड तीसरी अब बात चल रही है कि सबसे ऊंची लगाएंगे, जो कि 251 मीटर ऊंची होगी, और होगी किसके नाम पे? माता सीता की होगी। और हो सकता है कि उसके बाद अभी इस मूर्ति का कोई नाम नहीं दिया गया है। और कौन करवाएगा? तो रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल को-ऑडिटर व जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्र नाथ जो है ना, वीरेंद्रानंद जी ने घोषणा की है कि हम इस तरीके से एक मूर्ति का करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, 2-4 चीज़ें और हो जाएंगी। गुजरात में जब ये स्टैच्यू बना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो वहाँ का जो
लोगों के देखने का था, टूरिज़्म का जो मतलब एक होता है ना दायरा, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। कहीं न कहीं उस स्टेट की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अभी तेलंगाना में जब ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बन के तैयार हो गया है, तो इसमें भी टूरिज़्म का बहुत फ़ायदा होगा। लोगों को कहीं न कहीं क्या बोलते हैं, रोज़गार मिलेगा और एक एक बहुत बड़ा एरिया को बहुत अच्छे से ऑक्युपाइड करके उसमें अच्छे से मतलब कहीं न कहीं तेलंगाना जो राज्य है, उसकी इकोनॉमी में बेहतर सुझाव होगा और एक कि ये मतलब एक बड़े पर्सनैलिटी को हमने इस तरीके से सम्मान भी दिया। अगर माता सीता की बिहार में इस तरीके की लगेगी, तो बिहार का भी जो टूरिज़्म सेक्टर है, वो काफ़ी उन्नति करेगा और बिहार राज्य को भी इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, पैसे मिलेंगे। के साथ-साथ एक ऐसी चीज़ हो जाएगी कि हम जो जैसे पता है कि राम मंदिर भी बन रहा है और सीता माता का भी, ये तो कहीं न कहीं हम एक तरीके से जो रिलीजियसली उनसे जुड़े हुए हैं हम धर्म से, तो वो भी एक चीज़ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ हमें इस न्यूज़ से सीखने को मिल रहा है, तो जो कुछ मुझे लगा कि बताना चाहिए आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी फिर वही कोरोना के केस कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाजपा विधायक पत्नी युवा अपहरण, ये तो सब चलता रहेगा। बाकी अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दे आई मीन कि यहाँ पे एक छोटा-सा डिस्कस करते हैं, वो अच्छे से बताते हैं। तो समाज के लिए शिक्षा सर्वोपरि है। तो ये तो हमें पता ही है कि समाज के लिए शिक्षा सबसे बड़ी बात है। हिजाब क्या है, क्या पहन के आना है, क्या पहन के नहीं आना है, ये सेकेंडरी चीज़ है। पहली चीज़ है हमारे शिक्षा प्राप्त करना और अब उस शिक्षा को अपने अंदर अनुसरण करना। तो ये छोटा-सा उन्होंने बताया है कि क्या ज़रूरी है और हम कहाँ भटके जा रहे हैं। बाकी हिजाब कई देशों में प्रतिबंधित भी है, जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में बताया गया है। जैसे मतलब एक अच्छी व्यवस्था बना रखी है हिजाब के बारे में, वो ये मिस्र ने भी बना रखा है। सऊदी अरबिया ने कहा है कि मतलब हिजाब या अबाया एक ऐसा पहनावा होता है जो पूरा शरीर को ढकता है, उसके साथ-साथ हाथों को भी ढक देता है। हिजाब क्या होता है, सिर्फ़ चेहरे को ढकता है, फेस को ढकता है। बट जो अबाया है, वो पहनावा है, वो शरीर के साथ-साथ हाथ को भी ढक लेता है। तो सऊदी अरबिया ने कहा है कि ये किस तरीके का पहनावा है, कोई अनिवार्यता नहीं है, बट अगर लोग चाहते हैं तो पहन सकते हैं। बाकी इंडोनेशिया, सीरिया, कजाकिस्तान एंड अज़रबैजान, इनमें अलग-अलग रूल बने हुए हैं। तो वो ये कि जब जो प्योरली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनको लिए भी इतना मतलब उन्होंने भी कुछ रूल्स बना रखे हैं, इतना कुछ मतलब नहीं कर रखा है, तो अपने देश में इस तरीके से क्यों भूचाल आ रखा है? तो सोचने वाली बात है। बाकी और कुछ कि कौन-कौन से केसेज़ हुए हैं अभी तक। देखिए, एक चीज़ और बता दूँ कि ये एक प्योरली रिलीजन का इश्यू है और मैं आपको बताता हूँ, आपने भी कई एग्ज़ाम दिए होंगे, आप दे भी रहे होंगे। मेरा कुछ पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, वो यही है कि इस तरीके के जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ होते हैं ना, इसमें से एग्ज़ाम्स में कभी कुछ नहीं आता। क्योंकि एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, वो एकदम से इर्रेशनल होते हैं। मतलब वो मतलब सॉरी, वो रैशनल होते हैं, उनके लिए कोई भी रिलीजन मायने नहीं रखता, वो सब बराबर होता है। तो इस तरीके के जो कंट्रोवर्शियल, क्योंकि अगर ऐसे पूछ देंगे तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आ जाएँगी कि यही फिर हिजाब को ही क्यों पूछा, फिर टोपी क्यों नहीं लगाते, फिर क्योंकि ये मुद्दे उठ सकते हैं। तो इस वजह से न्यूट्रल अप्रोच रखते हैं एग्ज़ामिनर्स। तो आप इसमें ज़्यादा सा मतलब पीएचडी मत कीजिएगा कि नहीं, हमें पूरा एकदम से रट मार करना है, ये करना है। ये वही है कि अगर कभी हम यूपीएससी में कहीं गए और यूपीपीएससी में कहीं गए, कहीं कुछ अगर उसमें भी कुछ टॉपिक्स आएँगे तो वो एक सोशल इश्यू बन के आएगा। हिजाब एक सोशल इश्यू नहीं है, ये एक रिलीजियस इश्यू है। तो इसमें अगर आप सोचो कि नहीं, उसमें से कुछ पूछ सकते हैं या कोई क्वेश्चन्स आ सकते हैं या कोई ऐसे वगैरह, तो इतना एक्सट्रीम कभी नहीं पूछा जाता और ना ही पूछा जाएगा। तो आप प्लीज़ यहाँ पे पीएचडी मत कीजिए। यहाँ पीएचडी करने के लिए तो हम रुकेंगे अभी नहीं। बाकी पुलिस का आधुनिकीकरण मैंने आपसे बोला था कि एक बहुत अच्छा है, इसमें बताया गया कि क्या-क्या कर सकते हैं। जो मैंने आपसे चीज़ें शेयर की वही हैं इसमें, कि किस तरीके से हम उच्च गुणवत्ता वाली फोरेंसिक लैब्स का यूज़ करें और पुलिस को कई और ऐसे मतलब हम आधुनिक औजार दें, जिससे आजकल आपको पता है कि चिप्स से बहुत छोटी-छोटी जो हमारे इक्विपमेंट बन सकते हैं और जो कि बहुत इफेक्टिव होते हैं, तो इस तरीके से बताया गया है। बाकी ये सब सारे नॉर्मल इश्यू थे, तो जिस वजह से मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया। परिवारवाद को बेलगाम राजनीति, तो वो राजनीति ही कर रहे हैं, इसमें इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी आपको पता ही है कि रूस-यूक्रेन चल रहा है, तो वहाँ पे बोला गया कि हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए शांति के लिए। लेकिन शायद कुछ लोग शांति की बजाय वहाँ पर अशांति करने के लिए और अपना वो होता है ना कि अपना चना भुनाने के लिए लगे हुए हैं। कि देखिए, 2 देशों को कोई जो ताकतवर देश होता है वो क्यों लड़ाता है? वो इसी वजह से लड़ाता है कि एक तो वो दोनों देश आपस में लड़ के अपनी ताकत कमज़ोर कर देंगे, अपने आप को नेस्तनाबूद खो देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि उनको लड़ने के लिए जो औजार चाहिए वो बड़े देंगे। तो जैसे अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये क्या करती हैं? छोटे-छोटे जो देश होते हैं, जिनके पास सोचने समझने की शायद क्षमता नहीं होती, उनको क्या करते हैं, किसी एक मुद्दे पे भड़का देते हैं और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो लड़ेंगे तो क्या करेंगे? उनको लड़ने के लिए चाहिए औजार, तो औजार वो देंगे। बैकग्राउंड में वो ये शो करेंगे कि नहीं देखिए, हम आपके हितैषी हैं। बट अगर देखा जाए तो उन्होंने खुद ही तो आपको उस वार में झोंका है और फिर उसके बाद आप इतने ज़्यादा ऋणी हो जाएंगे उस देश के कि फिर आप उसको ही मानेंगे। तो यही चीज़ें चली आ रही हैं
पहले से भी और आज भी। और ये यूक्रेन और रूस का यही, अब रूस तो बड़ा देश है, उसका तो कोई कुछ बाल बाका कर नहीं सकता। तो ये सारे देश जो है ना, ये यूक्रेन की अब साथी बन रहे हैं कि हम तुमको, ये देखिए ये जो बड़े बड़े जो टैंक्स हैं ये दे देंगे, हम तुमको फाइटर प्लेन्स दे देंगे, हम तुमको गन्स दे देंगे। और ये देंगे फ्री में थोड़ी ना देंगे, ये वहाँ की फिर उनको पैसा लेंगे, दिखाएंगे कि देखो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, आप मुझे अपना जो आर्मी बेस से बनाने दीजिए, आप हमें अपना पोर्ट दे दीजिए, हमें वहाँ पे फ्री ट्रेड करने दीजिए। तो ये एक मतलब वही होता है ना कि मीठा जाल क्या कड़वा जाल बोते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरीके की राजनीति होती है। तो इन्होंने बोला, डायरेक्टर संदीप कुमार जी ने उसमें बोला है कि आप मतलब किसी भी इशू के लिए हम शांति की पहल करें, ना कि और लड़ाई झगड़े के लिए। जबकि यूक्रेन कह रहा है कि अरे नहीं भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक हैं, हमें रसिया से इतना, रसिया खुद कह रहा है कि क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। और बाकी देश अरे नहीं नहीं तुमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चलिए, तो ये न्यूज़ थी, बाकी आप समझ ही रहे हैं। वैसे काफ़ी फ्रिक्वेंटली मैं बोलता हूँ कि आप समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप समझ ही रहे होंगे। बाकी यहाँ पर एक न्यूज़ है कि 3 दशक हो गए, मतलब 30 साल हो गए हैं भारत और इजराइल संबंधों को। तो उसमें बताया गया कि हम भारत इजराइल से क्या क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा गया है। 30 साल ही क्यों हुए, हमें आज़ादी मिले तो हमें बहुत टाइम हो गया ना। तो देखिए, आज़ादी मिले हमें बहुत टाइम हो गया, बट इजराइल को, इजराइल देश मानना, और इजराइल की 2 कैपिटल हैं, तेल अवीव और जेरूसलम। उसमें भी कहीं ना कहीं विवाद था कि तेल अवीव को राजधानी मानना है कि जेरूसलम को मानना। हालांकि अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विवाद है। हालांकि मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इजराइल की राजधानी को जेरूसलम मान रखा है, बट अगर ऑफिशियली देखा जाए तो तेल अवीव ही इजराइल की राजधानी अभी मानी जाती है। तो इस तरीके से भारत ने क्या था, इजराइल को एक तरीके से देश का दर्जा देने में मतलब दे नहीं पा रहे थे, बट फाइनली जब दिया, इन दोनों देशों में राजनीतिक संबंध आए। राजनीतिक संबंध आने के बाद इजराइल ने बहुत मेहनत मतलब हेल्प की है। इजराइल ने दोनों देशों को जो कृषि, इनका यहाँ का जो वो है ना, क्या कहते हैं, इरिगेशन सिस्टम, मतलब सिंचाई का जो प्रणाली है वो बहुत, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वाटर मैनेजमेंट एंड इरिगेशन टेक्नोलॉजी। तो वो भारत ने अडॉप्ट की है। और भारत के कई राज्यों ने, जैसे तेलंगाना हो गया, केरला हो गया और उत्तर प्रदेश, ये सारे जो हैं इन टेक्नोलॉजी से यूज करके इरिगेशन करने की सोच भी रहे हैं और काम भी आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी सॉफ्टवेयर्स बहुत तगड़ा है, मिसाइल सिस्टम इजराइल का बहुत वो मतलब बहुत अच्छा है। तो यह चीज़ें हैं, इसमें बताया गया कि क्या क्या हमारे देश से और इजराइल के साथ जो संबंध हैं वो अच्छे हैं। तो मैंने यहाँ पे दे रखा है कि विज्ञान और तकनीकी, इनोवेशन, साइबर सिक्योरिटी, ऊर्जा सहयोग, स्पेस तथा स्वास्थ्य में हमारे बहुत सारे दोनों ने मतलब मिल के आगे बढ़ाए हैं। बाकी जो रियल इस्टेट, ऊर्जा एंड वाटर टेक्नोलॉजी जो है वहाँ की बहुत अच्छी है और भारत अडॉप्ट भी कर रहा है, और जो इजराइल है वो हेल्प भी कर रहा है भारत की इस सेक्टर में। तो ये एक न्यूज़ थी। आई होप अगर आपको मौका मिलता तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, भारत इजराइल संबंधों में 3 दशक कैसे क्या क्या रहे। बाकी अब पता ही है, चुनाव है तो जुबानी जंग तो शुरू हो ही जाएगी। बात कर लेते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस में है कि इस साल ट्राई ने कहा है, ट्राई क्या है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, मतलब एक संस्था है जो कि जो कम्युनिकेशन, हमारे सेलुलर जो कम्युनिकेशन वाले जो ये जो मतलब इंटिटीज़ हैं इनको रेगुलेट करता है, और जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है उसकी निगरानी करता है। तो ट्राई ने बोला है कि अभी मई में हम 5G की स्पेक्ट्रम की नीलामी करेंगे, और जैसे 5G की नीलामी होगी हम लोग 5G यूज करने लगेंगे। बाकी वही सितंबर माह में इन चीज़ों का, देखिए इन चीज़ों का अगर देखें एग्जाम्स में तो तिमाही का कोई डेटा नहीं आता कि तिमाही में कब क्या हुआ। जब ईयरली, वैसे हमारा भी बजट आ ही चुका है और इकोनॉमिक सर्वे, उससे जो हमारा डेटा है वही हमारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। 3 महीने 2 महीने में कब कितना कर्ज हो रहा है, इतना कुछ खास नहीं है। गड़बड़ी रोकने को मनरेगा नियमों में सख्त करेगा केंद्र। तो मनरेगा आपको पता ही है कि एक ऐसा कानून था जो कि 2001 में लागू हुआ था। इसके तहत बोला गया था कि 100 दिन का हम मतलब लोगों को रोजगार देंगे, मतलब गारंटी थी, गारंटी कानून था कि इसमें हम 100 लोगों को देंगे। उसके तहत पहले नरेगा हुआ, फिर महात्मा गांधी का नाम इसमें ऐड कर दिया गया 2006 से। तो इस तरीके की एक बहुत बहुत ही मतलब एक बड़ी, ये क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत लोगों को 100 दिन का जो रोजगार है वो देने की गारंटी दी जाती है। और उसमें अभी उसमें क्या कि डायरेक्ट लोगों के खाते में पैसा आता था, पहले बीच में प्रधान के पास आता था। तो अभी और नियम सख्त किए जा रहे हैं कि जो काम होगा वो एक्चुअली में काम हुआ है कि नहीं हुआ है उसका लेखा जोखा भी देना पड़ेगा, होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार मनरेगा स्कीम में खर्च करती है। तो आई होप मनरेगा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। LIC की हिस्सेदारी बेच सरकार हासिल करेगी, कर सकेगी विनिवेश का लक्ष्य। तो आपको पता ही है कि सरकार अभी LIC को बेचने के फिराक में है, उसको विनिवेश करना चाह रही है। विनिवेश का मतलब क्या होता है? विनिवेश का मतलब यही होता है कि जैसे एक कोई
कंपनी है, उस कंपनी के शेयर 100% मान लो, वो कंपनी की वैल्यू है जो 100 रुपये है, उस 100 रुपये में 100 रुपये मान लीजिए गवर्नमेंट के हैं, तो वो पूरी टोटली गवर्नमेंट की है। अगर 51% तक गवर्नमेंट का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि वो जो कंपनी है वो गवर्नमेंट की है। जैसे ही 51% से हिस्सा नीचे हो जाता है कंपनी, फिर वो गवर्नमेंट की नहीं रहती, या किसी मतलब जिसके 51% शेयर हो जाते हैं वो उसकी कंपनी कहलाने लगती है। तो सरकार सोच रही है कि हम इसको, क्योंकि अभी इस समय 75% जो शेयर होल्डर हैं LIC के वो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको थोड़ा सा हम विनिवेश करें, इसका थोड़ा सा हिस्सा बेच दें और तो ये चीज़ हो जाए। बाकी LIC को एक नज़र अगर हम देख लेते हैं तो LIC में 66% हिस्सेदारी बीमा बाजार में है, 30 करोड़ से अधिक पॉलिसीज़ हैं, 13 लाख से अधिक एजेंट हैं, 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं, 2,00,000 से ज़्यादा शाखाएँ हैं। ये इतना, अगर आप स्पेसिफिक LIC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी हो सकता है। इसके बाद अब तक बड़े-बड़े IPO क्या हैं? मैंने आपसे बोला था इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो यही होता है कि बड़े-बड़े, वही होता है कि जब पहली कोई कंपनी आती है ना शेयर मार्केट में, तो वो शेयर लेके नहीं आती, उसको बोलते हैं IPO। तो पेटीएम अभी 2021 में आया था, उसका सबसे बड़ा मतलब मूल 18,300 करोड़ रुपए का, इस तरीके से। मतलब ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इतना कोई मतलब नहीं रखता, बट बड़े-बड़े शेयर ये हैं। कोल इंडिया 2010 में आई थी और रिलायंस पावर 2008 में आई थी, तो इन्होंने इतनी बड़े-बड़े रकम उस समय इकट्ठा की थी। तो ये बड़े-बड़े IPO होल्डर्स थे, जो एक बार पूछ सकता है कि सबसे बड़ा IPO किसका रहा, तो पेटीएम का है, ये ध्यान रखिएगा आप एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है तो। बाकी यहाँ पर ये राष्ट्रीय फलक है कि क्या हुआ, अभी हमारे जो जवान वहाँ पे भूस्खलन हुआ था, भूस्खलन क्या बोल सकते हैं, एवलांचे आया था, उसमें उनका देहांत हुआ था, तो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। बाकी और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, स्वाहा के संवेद स्वर में कुरीतियों को दहन कर रही बेटियाँ, तो सही है, वीमेन एम्पावरमेंट चल रहा है और उन्हें भी पूरा हक है अपने हिसाब से समाज में जीने का। बाकी ये चीज़ है यहाँ पर है कि अभी भी इस तरीके का जो रेडिकलाइजेशन है वो चल रहा है हमारे विश्व में। पाक में जिंदा के आरोपित को भीड़ में पत्थरों से मार डाला, 100 को पेड़ से लटकाया, तो पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी वो किसी देश का मैं क्या ही बोलूँ, बट इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करती हैं। बाकी यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका कायम, फिर से वही चीज़ कि कायम है कि यूक्रेन पर रूस हमला कर सकता है। इस पे हम बातें कर चुके हैं, अब इतना टाइम नहीं देते। बाकी एक यहाँ पर यह है कि भारत बांग्लादेश के बीच जलमार्ग परियोजना के तहत 24 करोड़ का जो केंद्र सरकार है वो इतने रुपए का अनुदान देगी। अब देखिए यहाँ पे चीज़ पूछा जा सकता है कि ये जो भारत बांग्लादेश के बीच जलमार्ग बन रहा है ये किस नदी पे बन रहा है, तो ये बन रहा है गोमती नदी पे, ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद ये किस किस क्षेत्र को जोड़ेगा, तो ये त्रिपुरा के सिपाही जाला करके जिला है, उसका सोनामुड़ा, यहाँ पे देख लीजिए, सोनामुड़ा एक जगह है, वहाँ से बांग्लादेश के दौड़कांडी, इन दो मतलब जो वाटरवेज हैं उनको ऐड करेगा, और 93 किलोमीटर प्रस्तावित जलमार्ग है ये। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन सी, भारत बांग्लादेश के बीच में जो जलमार्ग बन रहा है किस नदी पर है, गोमती नदी पर। कहाँ कहाँ, तो बांग्लादेश के क्या कहते हैं इसके, त्रिपुरा के सोनामुड़ा से, बांग्लादेश के दौड़कांडी से। बाकी इसके बाद ये है यहाँ पर कि सबसे कम उदार अर्थव्यवस्थाओं में पाकिस्तान भी, ADB। तो वही है कि उदार अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जहाँ का इंटरनल कुछ ज़्यादा लोग, घरेलू जो उत्पाद है ना, वो इतना कुछ खास नहीं दे पा रहे हैं अपनी GDP में योगदान, तो वहाँ होती है कि कम उदार है। अगर ज़्यादा उदार होता है, ज़्यादा उदार का मतलब होता है कि वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर ABD आ गया है। तो ABD क्या है, तो ABD को एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, जो कि 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर क्या याद रखोगे, 1966 में ये बनी थी, इतना आप याद रखिए। हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में है। अभी इसका काम क्या है, देखिए ADB एक ऐसी बैंक है जो कि ये जो अपना एशियन पैसिफिक रीजन है ना, मतलब जो प्रशांत महासागर और एशियन का जो एरिया है, इस एरिया में वो डेवलपमेंट के लिए, या मतलब एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है, गरीबी उन्मूलन के लिए, एक्सट्रीम जो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी है उसको, और जो कम GDP वाले देश हैं जिनका मतलब अर्थव्यवस्था जिनकी कमज़ोर है, उनको सपोर्ट करने के लिए ADB जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। तो अभी आप, आई होप एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ADB है, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है किसी देश की अर्थव्यवस्था को तो वो काम भी करता है। और जैसे IMF वगैरह है, IMF क्या करते हैं कि पूरे इंटायर वर्ल्ड को देखते हैं, बट ADB जो है वो इस सेक्टर को देखती है और बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छा लोन वगैरह प्रोवाइड करती है ऐसे देशों को जिनको ज़रूरत होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ है, अगले कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर। तो फ्रैंक वाल्टर अभी राष्ट्रपति थे और फिर से इनको चुन लिया गया है। अब देखिए
ये तो आप समझ गए कि जनरल असेंबली ने सुन लिया। अब आपने सुना होगा कि जो जर्मनी राज्य है वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, वहाँ पे होते हैं मेन जर्मन चांसलर। जैसे अपने यहाँ पे मेन कौन होते हैं, हालांकि राष्ट्रपति पहले इंसान हैं अपने देश के या सबसे प्रथम पुरुष माने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पावर एग्जिस्ट होती हैं तो वो होती हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की। तो ऐसे ही वहाँ पे हैं कि ये राष्ट्रपति तो हैं, बट पावर अगर देखते हैं सबसे ज़्यादा किसको होती है तो वो होती हैं चांसलर की। तो जर्मन चांसलर को होती है। अब आपने सुना होगा कि बात कर रहे थे कि जर्मन चांसलर कौन है। तो इस समय अभी 8 दिसंबर 2021 से जो जर्मन चांसलर थे वो ओलफ स्कोच करके थे। ठीक है, अब मतलब अभी जैसे क्योंकि हम बहुत दिन से देख रहे हैं एंजेला मर्केल थी, अभी नहीं है। अभी राइट नाउ जो जर्मन चांसलर हैं वो ओलफ स्कोच करके हैं, और जो कि 8 दिसंबर 2021 को बने थे। तो ये याद रखना है। पूछा जा सकता है कि जर्मन चांसलर अभी कौन है, क्योंकि एंजेला मर्केल बहुत दिन तक रहीं और अभी वो इस पद पर नहीं है। बाकी श्रीलंकाई नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को फिर से गिरफ्तार किया। अब कभी कभी लगता होगा कि ये कैसे गिरफ्तार कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि हमारा जैसे कि लैंड एरिया जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक लाइन खींची होती है कि भाई ये हमारा, ये आपका। इसी तरीके से जो हमारा मैरीटाइम एरिया होता है ना, जो हमारा कोस्टल एरिया है, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, बिल्कुल लाइन उसमें खिंची होती है। एक होता एरिया होता है कि यहाँ से आपका, वहाँ से आपका। तो ये इस एरिया को बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होता है कि जैसे भारत देश है, भारत देश के 200 किलोमीटर मतलब 200 नॉटिकल माइल्स तक का भारत का EEZ कहलाता है। तो जब वहाँ तक वो मछुआरे अगर वहाँ तक अब वहाँ पे लाइन तो खिंची नहीं होती है, तो मछुआरे के पास, और ना ही वो इतनी टेक्नोलॉजी से लैब होते हैं जो मछुआरे होते हैं, वो अदर पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, या जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ के हों, सबके साथ जो मछुआरे होते हैं वो इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ रखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो हमारा EEZ होता है 200 नॉटिकल माइल्स वाला, उसको क्रॉस कर जाते हैं। और जैसे उसको क्रॉस करते हैं तो जो बाकी अदर जो कंट्रीज की नौसेना है वो तो पूरी लैस है, तो उनको जैसे लगता है कि नहीं उनके क्षेत्र में कोई आया है, वो जाके गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इस तरीके का रहता है कि जैसे अब क्योंकि बहुत सुनते हैं हम कि नौसेना ने ये कर लिया, वो कर लिया। कभी हमारी नौसेना भी श्रीलंकाई मछुआरों को पकड़ लेती है, तो ये बाकी बाद में फिर भारतीय दूतावासों से बात होती है और फिर ये मुद्दा रफा दफा हो जाता है। तो इस तरीके का आई होप EEZ और ये कैसे मछुआरे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। आज बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। बाकी पाक ने सेमीकंडक्टर जोन बनाने के लिए चीन की मदद करेगा। देखिए सेमीकंडक्टर और चिप्स में क्या होता है, जो चिप होती है ना, मोबाइल में चिप होती है, ये सब सेमीकंडक्टर्स तो होते हैं। तो चीन ने क्या कर रहा है, पाकिस्तान को मदद कर रहा है कि हम आपके यहाँ पे आएंगे और सेमीकंडक्टर एक जोन बनाएंगे जहाँ पे हम सेमीकंडक्टर बनाने की जो कंपनियाँ फैक्ट्रीज हैं उनको खोलेंगे। चलिए, बाकी आपको पता ही दूसरे दिन भी धन वर्षा हुई, IPL की हुई। ये कौन लोग क्या क्या बिके, कौन किस देश में गए, अगर आपको टाइम लगे तो देख लेना। बाकी सतरंग यहाँ पे कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो कि मोटिवेट करती हैं। बात कर रहे थे आज क्या हुआ था। तो आज 14 फरवरी है। 2 चीज़ें तो आपको बता दी मैंने कि वैलेंटाइन डे एंड शायद काला दिन जब हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, पुलवामा अटैक हुआ था। इसके बाद हुआ था जो हमारा यूट्यूब है ना, जिसमें हम आपको ये वीडियो भेजेंगे और आप बड़े ही प्यार से देखेंगे, वो भी आज के ही दिन मतलब 14 फरवरी 2005 को ही लॉन्च किया था। लॉन्च किसने किया था? स्टीव विन, चाड हडली और जावेद करीम, जो अमेरिकी थे। इन तीनों लोगों ने इस वीडियो शेयरिंग यूट्यूब को, मतलब एक प्लेटफॉर्म जो था उसको किया था, मतलब लॉन्च किया था। और पता है आपको कि इसके बाद 2006 में गूगल ने इसे खरीद लिया था। तो याद रखना है कि आज के ही दिन पहली बार ये लॉन्च किया गया था, क्या कहते हैं, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब की, 14 फरवरी को। ये भी याद रखिएगा। दूसरी बात ये है कि पहली बार हार्ट और लीवर का एक साथ प्रत्यारोपण भी हुआ था 1984 में। तो हार्ट और लीवर दोनों के एक साथ, ध्यान देना है। क्या होता है, जब ह्यूमन जो बॉडी है ना, इसमें अगर कोई ट्रांसप्लांट हो रहा है, प्रत्यारोपण हो रहा है, तो एट ए टाइम एक ही किया जाता है, क्योंकि उस समय बाकी जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर आ जाता है उस फ्रिक्शन ऑफ टाइम पे जब हम उसको प्रत्यारोपण कर रहे होते हैं। तो ये पहली बार हुआ था कि हार्ट और लीवर को एक साथ, हालांकि अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि 5-5 जो हमारे पार्ट्स हैं एक साथ ही हम प्रत्यारोपण करवा सकते हैं, बट उस टाइम पे पहली बार हार्ट और लीवर एक साथ किया गया था 1984 में। हालांकि इतना कुछ खास है नहीं, बट फिर भी। बाकी ये आज एग्जाम से पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री कौन बनी थी? तो सुषमा स्वराज जी बनी थी सबसे कम उम्र में। अभी तो उनका देहांत हो चुका है। कैबिनेट मंत्री 1977 में बनी थी हरियाणा सरकार में, जब उनकी उम्र थी 25 साल। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद बाकी वही मूवीज़ कौन सी रिलीज हो रही है, क्या है। इसरो ने 1 साल से पहले प्रक्षेपण अभियान के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी है। तो इनका
वही है कि एक धरती को निगरानी रखने वाला एक सैटेलाइट बना रही है इसरो, अपनी जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसमें ये लोग एक मतलब जो प्रक्षेपण करेंगे जिस क्या कहते हैं सैटेलाइट का, उसका अब उल्टी गिनती शुरू कर दी है। तो जब ये प्रक्षेपण कर देंगे तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे कि क्या है, कितने बजे जाना है, कहाँ जाना है। अभी इसके बारे में इतना डिटेल जो हालांकि दे दिया गया है, बट अभी हमारे एग्जाम्स के लिए इतना जरूरी नहीं है।